मैं जरा मज़ साहब फैसले आप बाहर वाले आकर यहाँ सुनाते हैं। मज़ साहब, आपका तो ऑब्वियसली करियर जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा आपने इलेक्शंस देखे हैं, लेकिन मैं पिछले अगर 15 साल में अपने करियर का देखूं तो हर इलेक्शन में मैंने ये सुना जी, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, दीज 3 वर्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कभी मिलते नहीं हैं ये 3 लफ्ज़। और अभी आपको क्या लग रहा है? जी मारिया, अभी जियो वेब पे मेरा एक आज ही पीस छपा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ मिथ। अग्रीड 100%। वो आप पढ़ लें तो हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक मिथ है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसमें कोई भी इससे बरी ज़िम्मा नहीं है। सबको अपने अपने इंटरेस्ट में, हर को जो है जीत पसंद है, किसी को हार कबूल नहीं। और जो हारने वाला है वो नहीं तस्लीम करता जीतने वाले को। ऐसे ही ये हमारी बदकिस्मती रही है। इसके बहुत से वो हैं। अभी लगारी साहब ने 70 के इलेक्शन की बात की। 70 के इलेक्शंस हुए जैसे हुए, उस पर एक बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन वो आगे बढ़ने का एक रास्ता था। मेरा ख्याल है उस वक्त अगर कौमी असम्बली का इजलास हो जाता तो आगे बढ़ने का एक रास्ता ज़रूर निकलता। क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आप गुफ्तगू करते हैं, और आप जब गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू से रास्ते निकलते हैं। यही 77 में हुआ। 77 में जब धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया तो बिल आखिर बैठे, और बैठने के बाद रास्ता निकाला, और रास्ता निकल रहा था कि मार्शल लग गया। यहाँ तो एक मुसीबत ये है कि 54 में अगर जगतू फ्रंट जीते तो कबूल नहीं है, 70 में मुजीब जीते तो कबूल नहीं है, 77 में मार्शल लगने के बाद भी जो इलेक्शन हो रहे थे वो नहीं हुए क्योंकि भुट्टो कबूल नहीं था, फिर पीपल्स पार्टी कबूल नहीं, फिर PMLN कबूल नहीं, फिर PTI कबूल नहीं। तो यहाँ जो कबूलियत का मसला है उसने मकबूलियत को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है। जब तक मकबूलियत ही कबूलियत नहीं होगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक मकबूलियत कबूलियत नहीं होगी तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ऑन दैट नोट वी हैव टू एंड दिस सेगमेंट। मज़हर वासा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो एक और मौजू है जिसको बात करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तमाम सियासी जमातें बिलखसूस PTI का अमूमी वतीरा है कि जब फैसला हक में आए तो इंसाफ हुआ है, और अगर फैसला हक में ना आए तो जजेस को निशाना बनाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले पर PTI का तर्ज अमल भी यही है, और बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है कि जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके फैसलों की बुनियाद पर जानिबदार कहा जा रहा है। लेकिन हकायक ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI के मुतालिक 36 पिटिशंस को सुना है, और इनमें मुतअद्दिद केसेस में न सिर्फ PTI चेयरमैन को बेल दी है बल्कि उनके हक में स्टे ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। मगर इसके बावजूद PTI चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाकर कैंपेन चला रही है। PTI के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के कितने मनाफी हैं, इस पर बात करेंगे। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर साहब, ये बताइए कि एक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो वतीरा नज़र आ रहा है, और ये सबके साथ है, लेकिन बिलखसूस आज अगर PTI की बात की जाए कि अगर फैसला हक़ में आ जाए तो वो कबूल है, और चीफ जस्टिस भी बहुत अच्छा है, या जो जज है वो बहुत अच्छा है, और अगर ना आए तो जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो एक मलाइनिंग कैंपेन चल रही है वो शुरू हो जाती है। हक़ाइक़ इस वक्त क्या हैं? ये नज़र तो ये आता है कि 36 पिटिशंस में से जो 36 पिटिशंस हैं उसमें रिलीफ ही दी जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चेयरमैन PTI को। देखिए, सिर्फ यही बात नहीं है कि ये जो जंगें लड़ी जा रही हैं, ये जंगें लड़ी जा रही हैं पॉलिटिकल महाज पे, ये जंगें लड़ी जा रही हैं स्ट्रीट्स के ऊपर, और आपने देखा कि किस तरीके से धरने और ये सारी चीज़ें, ये एक रीसेंट फिनोमेना है। और इसको मैं इस तरीके से देखूंगा कि पहले तो वॉरफेयर होती थी और अब ये लॉफेयर है, जहाँ पे जो सारे के सारे जो मामलात को ऐसे लीगल
तरीके से उलझाने की कोशिश की जाती है। होता नहीं है, लेकिन एक अदालत जो है वो सुबह होती है जो कि असल अदालत है, और उसके बाद दोपहर में और रात में सब के सब वहाँ पे वकील के तौर पे भी बैठे हुए होते हैं और जज भी बैठे हुए होते हैं, और सारी वो एक्सपर्टीज अपनी अपनी बता रहे होते हैं, जो कि बेसिकली तो अदालत में होनी चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा कि जो वकील सीरियस हैं वो कभी भी कोर्ट में अगर केस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी उनके ऊपर जो कमेंट्स नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि कमेंट्री नहीं होनी चाहिए, बट कमेंट्री होनी चाहिए उन केसेस के ऊपर जो कि फैसला शुदा है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उस पर आप जो मर्जी कहें। बट जब भी आप कोई जो पेंडिंग केस के ऊपर आप कमेंट्री करते हैं तो फिर वो उस जुमरे में आती है कि आप कोशिश कर रहे हैं जज के ऊपर और प्रोसीडिंग्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस यूज करने की और ओवरऑल करने की जजेस को। तो ये एक ऐसा कदम है जो कि बिल्कुल which should be condemned. Indeed, it should be condemned. इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका चाहूंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, क्या आपको उनका तर्ज अमल टुवर्ड्स पीटीआई या चेयरमैन पीटीआई बायस लगता है? बिल्कुल भी नहीं। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने जिस तरह कहा कि 36 केसेस उन्होंने सुने, और वो मेरा ख्याल है मई से चल रहे हैं, और उसका डॉन में भी इसका जिक्र आया हुआ है, डॉन अखबार में, कि उसके अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो रिलेट करते थे बेल से और बेल ग्रांट की, और बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो दूसरे सूबों से मुतल्लिका थे, वहां पे भी ट्रांजिटरी बेल दी। और इसी तोशाखाना केस में इन्होंने ही तो रिमांड किया था केस को, और इन्होंने ही हदायत दी थी। तो ये उस वक्त तो बिल्कुल कोई उनको बायस नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक और तशवीशनाक बात है, और वो ये है कि ये सिर्फ एक चीफ जस्टिस के ऊपर ही नहीं किया जा रहा, ये पूरी कोर्ट पे किया जा रहा है। और द होल आइडिया इज कि आप शॉपिंग करें। आप देखेंगे कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी केसेस दायर किए उसी नौइयत के जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। तो ये तशवीशनाक बातें हैं। और याद रखिए कि चीफ जस्टिस जो है वो सरबराह होता है न सिर्फ अपनी कोर्ट का, बल्कि सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। तो और केसेस भी तो अब चलेंगे ना आगे, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलेंगे। तो ये सबको पैगाम देने की कोशिश है सिर्फ चीफ जस्टिस, बिकॉज चीफ जस्टिस के ऊपर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता, लेकिन जो सबऑर्डिनेट या जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो तो ओवरऑल हो जाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि तभी ना होता अगर जो इमरान खान ने पहले किया था कि उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग में मतून किया था एक खातून जज का। बिल्कुल, अगर उस पे उनके ऊपर तादीबी कार्रवाई होती, उनको वार्निंग भी दे दी जाती और ये कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए जाते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन में है, क्योंकि तौहीन अदालत सजा एक दिन की भी अगर हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और वो केस आपके सामने है, और वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का, और वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है यूसुफ रज़ा गिलानी। बिल्कुल ठीक, राइजिंग ऑफ कोर्ट उनको सजा हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये उस वक्त एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता तो ये फिर शायद आगे चीज़ें मलाइनिंग कैंपेन्स ना होती। अशरफ असाफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम को यहीं क्लोज करते हैं। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।